अच्छा जी। तो हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, एंड स्टार्ट ही काफ़ी हद तक कर लिया था। मुझे पता है मैंने आप लोगों को केपी करा दिया था, ये रिमेम्बर। और हमने ये वाला पार्ट भी किया था, दिस स्टफ लाइक दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने ये वाली बात डिस्कस की थी कि जब आप इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, सो आप केसी या केपी को अपॉन में लेंगे रेसिप्रोकल में। और जब भी आपके पास अब इक्वेशन को डिवाइड बाय टू करेंगे तो मोल्स अंडर रूट टू होंगे, डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो मोल्स अंडर रूट थ्री हो जाएंगे, इजंट इट? यस। तो हमने ये पूरा पोर्शन देख लिया था, एंड ये हमारे पास क्वेश्चन भी था जो मैंने आप लोगों को कराया था, राइट? ये पार्ट हो गया था। और मैंने केपी के कुछ दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो कर लिया आप लोगों ने? जी, आयशा, हसीब, उमर, वो क्वेश्चंस कर लिए? जी हो गए थे सर। हो गए थे? मतलब उसमें कुछ मुश्किल वगैरह तो नहीं हुआ, वो क्वेश्चन आसानी से हो गए? एक में प्रॉब्लम हुई थी सर, आई थिंक। उमर एंड आप बताएं बेटा। आयशा, आप लोगों ने क्वेश्चंस करे? फिर मैं उस क्लास में नहीं थी। वही आप जो पहले वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा वाला, लाइक द फर्स्ट वन, वो जो मैंने या होमवर्क में दिए थे? या चलो उसको भी देख लेते हैं, लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चन करा के ना मुझे थोड़ा सा जंप ऑन करना है। अच्छा देखें, सेकेंडली अभी प्लान ऐसा है कि अभी हम लोगों ने मैं एक मिनट का रिकॉर्डिंग, पहले एक एपी का एक बहुत आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल है क्वेश्चन नंबर 10 11 ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास है, उसका बहुत आसान है। बट यू नो, जो केएसपी के हमने बेसिक क्वेश्चन देखा था ना, उससे थोड़ी डिफरेंट वर्किंग है। तो आई वुड से कि मैं ये करा देता हूँ, इजी सीन है। दे सेइंग वी हैव 2 moles of hydrogen iodide for reacting and forming 1 mole of H2, 1 mole of I2. It is heated in a sealed container, and at equilibrium the partial pressure of hydrogen iodide is 28 times the partial pressure of iodine. अब ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। They're saying calculate Kp and write its units. Like you know, the partial pressure of hydrogen iodide, it's 28 times the partial pressure of iodine. इस स्टेटमेंट को जरा एक दफा और रीड करें, फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी से जल्दी से, टेक अ सेकेंड इसको रीड करें। हाँ जी, मुझे कोई प्लीज बताएगा इसका क्या मतलब है कि at equilibrium the partial pressure of hydrogen iodide is 28 times the partial pressure of iodine. What do we mean by this? आयोडीन का पार्शियल प्रेशर है उसका 28 टाइम्स ग्रेटर हाइड्रोजन आयोडाइड का है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जल्दी से इस इक्वेशन को लिखते हैं। हसीब, आपने बताया ना? जी सर। क्या हो गया लड़के, आज तुम इतना थके थके से क्यों लग रहे हो? खैरियत है ना बेटा? जी सर, बस तबीयत खराब थी 2 दिन से। हो, अल्लाह ताला खैर फरमाए। चलो जी, चलो, कोई नहीं कोई नहीं। तो कभी तबीयत खराब होनी भी चाहिए। Anyways, the partial pressure of hydrogen iodide is 28 times the partial pressure of iodine. So let's say if the partial pressure of iodine is x, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का partial pressure would be 28x। ठीक है? मतलब अगर आयोडीन का the partial pressure of hydrogen iodide is 28 times the partial pressure of iodine. If iodine का partial pressure is x, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का partial pressure would be 28x। ठीक है? अब मुझे उमर ये बताएं, ये वाली बात समझ आ रही है? यस और नो? यस और नो? उमर, यू देयर? देखें, आयोडीन का पार्शियल प्रेशर इज हेलो। एक्स। या कैन यू हियर मी? मुझे बताओ ये बात समझ आ रही या है? सर, यस। ओके। मुझे जी जी। बताओ ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा फिर, अगर आयोडीन का एक्स है तो? एक्स। एक्स ही होगा, बिकॉज सर उन दोनों का मोलर रेशियो सेम है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो जाती है, बच्चे कहते हैं सर ये 27x होना चाहिए। बेटा कभी भी प्रोडक्ट राइट और राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर नहीं होते, ऐसा कोई सीन नहीं, ऐसी बात हमने कहीं नहीं पढ़ी। बस ऐसा है कि देखें, अगर 28x ब्रेक हो रहा है ना, और x इसका बन रहा है, तो इसका भी बेटा बस x ही बनेगा। ठीक है, बिकॉज इन दोनों का मोल रेशियो सेम है। तो ये मुझे इनके ना इक्विलिब्रियम के पार्शियल प्रेशर्स मिल गए हैं। ये मुझे क्या मिल गया, इनके इक्विलिब्रियम के पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम के पार्शियल प्रेशर्स मिल गए हैं।
which is 28x, x and x. अब मैं इनका ना KP एक्सप्रेशन लिखता हूँ. This is gonna be partial pressure of H2 and partial pressure of I2, and then in denominator partial pressure of hydrogen iodide, and इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे. अच्छा जी, अगर इस पे आते हैं, हम ये बोलेंगे कि देखें सर, जो H2 है उसका पार्शियल प्रेशर x है, I2 का पार्शियल प्रेशर भी x है, और हाइड्रोजन आयोडाइड का पार्शियल प्रेशर भी 28x है. यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्वायर, एंड KP वुड बी इक्वल्स टू, तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 28 का होल स्क्वायर, एंड मैं यहाँ एक्स स्क्वायर को अलग कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा. मेरा आंसर आ जाएगा 1/28 का स्क्वायर, which will give me my answer as 1/28 का होल स्क्वायर. My answer would be 1.2755 times 10 raised power minus 4. ये मेरा KP की वैल्यू आ गई. And then अगर as far as units are concerned, so for unit what I'm gonna do is that units के लिए मैं क्या करूँगा, for units I'll be like, देखें H2 को मेजर करते हैं किलो पास्कल्स में. ओके, किलो पास्कल्स में सभी मेरे पास किलो पास्कल्स में मेजर होंगे. एंड यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा. देखें ये 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 दोनों मिलके इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू वुड बी लेफ्ट विद नो यूनिट्स. अंडरस्टूड, क्लियर है सबका, बात समझ आ रही है? आगे चलो. जी. Yes, व्हाट sir. यू सेइंग? Yes. हसन, एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है बेटा? हसन, ये देयर? जी सर. गॉट इट, ठीक है जी. अच्छा, अब हमारे पास ना एक टाइट्रेशन कर्व्स का कॉन्सेप्ट है, और साथ साथ एक हमारे पास कॉन्सेप्ट ये ब्रोंसन लोरी एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. बल्कि मैंने कॉन्जुगेट करा नहीं दिया आप लोगों को, ये तो जी मैंने सर, कॉन्जुगेट वाला हो गया था. क्या बात है, मतलब हमें सिर्फ टाइट्रेशन क्लास ही रह गया बस, ये तो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह. ओके, टाइट्रेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं. अच्छा, टाइट्रेशन क्लास ना अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा क्योंकि ये ना A2 से आया है ना, तो इसमें ऐसा है कि कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आई वुड से कि इसको ऐसा करते हैं, लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर. इसको जो है ना हम साथ बैठ के, मतलब नॉट साथ बैठ के, व्हाट आई मीन कि मेरे साथ आप लोग इसको ड्रॉ करें. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. एंड यस, ठीक है, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे. ओके, हमारे पास ना ये पीएच टाइट्रेशन ग्राफ्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसको जो कुछ चीजें ना मेरे साथ साथ कॉपी कर ले तो अच्छा है, नहीं तो अगेन सुनते रहे, नोट्स ना भेज दूंगा क्लास के एंड पे, नो प्रॉब्लम इन दैट. टाइट्रेशन कर्व्स. अब देखिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल हो रहा है टाइट्रेशन का. ठीक है, मैं यहाँ पे जो टाइट्रेशन करूंगा ना, मैं बेसिकली, मैंने बड़ा अच्छा नहीं लिखा, तो जरा फिर अच्छे से लिखूंगा. एनीवेज, यहाँ जो टाइट्रेशन होगी हमारे पास, ठीक है, टाइट्रेशन हमारे पास बहुत तरह की होती है. ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन वाली टाइट्रेशन होती है. बट यहाँ जो मेरे पास टाइट्रेशन चलेगी, दिस इज गोना बी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. ये मेरे पास एसिड बेस टाइट्रेशन होगी, जिसको मैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहूंगा. इसको मैं क्या कहूंगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहूंगा. एंड जस्ट वन सेकेंड गाइस. या, सो एसिड बेस टाइट्रेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन ग्राफ है. अब देखें, टाइट्रेशन का नाम सुनते साथ ना मेरे दिमाग में कुछ अपैरेटस आने चाहिए.
सबसे पहले एक तो ये भाई आने चाहिए, इन भाई का नाम है कॉनिकल फ्लास्क। ये लैब में सब चीजें देखेंगे इंशाल्लाह। सो आप लोग तो वैसे ही इन चीजों से फेमिलियर हो जाओगे। एक तो आपके दिमाग में ना कॉनिकल फ्लास्क आना चाहिए सबसे पहले, कॉनिकल फ्लास्क। और एक आपके दिमाग में आना चाहिए ब्यूरेट। ब्यूरेट इज समथिंग लाइक दिस। चलो, मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, बट चले गुजारे वाला बनाया है। एंड इस पे यूजुअली वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। एक मेरे पास ना वो काइंड ऑफ यू कैन से एक मूवेबल वो लगा होता है, जिसको हम मूव करते हैं, और इससे हम जो है ना पानी के फ्लो को लॉक कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट। एंड एक और apparatus वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर, दिस इज माय पिपेट। जस्ट गिविंग बिट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस होल केस, बिकॉज अभी इट विल बी अ बिट आई कैन से कि थोड़ा सा इन चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर किसी को ये चीज़ें नहीं याद होंगी, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाय द वे, ब्यूरेट पे एक ब्यूरेट पे बेसिकली वी हैव अ 25 cm क्यूब मार्क। ओके, ब्यूरेट कहना, सॉरी, पिपेट पे। इसको पिपेट भी कहते हैं, पाइपेट भी कहते हैं, जो आपको बेटा अच्छा लग रहा है वो बोलो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ओके जी, तो अगेन ये मेरे पास सेटअप है। अब ना यहाँ पे होता है यूजुअली ऐसा है कि वी टेक अ ब्यूरेट, और हम ब्यूरेट को लेते हैं। मैं इसको जरा सही से कॉपी करूँ। एंड ये ब्यूरेट को अटैच किया जाता है एक, I'm just gonna take it in the middle। ब्यूरेट में मेरे पास एक we have a tripod stand, I'm gonna say उसको स्टैंड ही कहते हैं। एक इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ये लाइन टेढ़ी बनी है क्या? ओ भाई साहब, एंड इस पे we have this stuff, एंड यहाँ पे ये कॉनिकल फ्लास्क रखा जाता है। ओके, जिंदगी में पहली बार ये सही बना है मुझसे। एनीवेज, अच्छी बात है भाई। अब मुझे ये बताएं, प्लीज कोई भी बताए कि आप कॉनिकल फ्लास्क में किसको डालते हो। अब मैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहा हूँ। अब आपको किसी ने बोला कि बिस्मिल्लाह सर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करें, तो आप कॉनिकल फ्लास्क में किसको ऐड करेंगे, ब्यूरेट को या सॉरी कॉनिकल, मैं पूछ रहा हूँ कि कॉनिकल फ्लास्क में किसको ऐड करना है, एसिड को या फिर बेस को? जी, बेस को। हमेशा बेस को, मतलब ये स्टैंडर्ड चीज है। हम्म, आई डोंट नो। जी, कोई और बताएं। आपने टाइट्रेशन करना है राइट, तो आप लोग ब्यूरेट में आप लोग इस चीज का क्या डिसीजन लेंगे कि सर हम ब्यूरेट में किसको ऐड करेंगे, एसिड को? अल्फा, व्हाट डू यू से कि आई वांट टू डू टाइट्रेशन ऑफ एन एसिड इन अ बेस, राइट? मतलब मुझे एक एसिड बेस टाइट्रेशन करना है। एंड मुझे ये बताएं कि मुझे कॉनिकल फ्लास्क में किसको पुट करना चाहिए एंड ब्यूरेट में किसको पुट करना चाहिए। इसका डिसीजन कैसे लेते हैं हम? एम ऑडिबल? कोई और बताए, हसीब, व्हाट डू यू से? Well, I I think base करेंगे। नो 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 नो, दोनों को ले सकते हैं, हम दोनों को ले सकते हैं, लेकिन देखें आपका जो ये डिसीजन है ना कि आपने किसको पुट करना है, लाइक वेदर यू वांट टू गो फॉर एसिड और बेस, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ।
उमर, डू यू हैव एनी आइडिया? Wait, can you repeat the question? जो इंस्ट्रक्शन में हो, ये तो बेटा इतनी अच्छी बात बताई है ना आपने, जो इंस्ट्रक्शन में हो। तो इंस्ट्रक्शन में वो क्यों होता है? उमर, आई वाज सेइंग कि मैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहा हूँ, और मैंने ना ब्यूरेट में, अब मुझे ना एक चीज को ब्यूरेट में ऐड करना है, एक चीज को कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा? क्या एसिड को ब्यूरेट में ऐड करूंगा या बेस को ब्यूरेट में ऐड करूंगा? uh, wait, दोनों नहीं होंगे? तो फिर कौन ऐड होगा? ऊपर पानी डाल दूं? नहीं, एक एसिड। हमेशा एसिड ऐसा नहीं होता। देखिए देखिए, मैं बताता हूँ आपके पास ना, हमेशा, मेरी बात को यहाँ बहुत गौर से समझिएगा कि, और अल्फा जो इंस्ट्रक्शन में हो वो नहीं ऐड करते, वो तो ऑफ कोर्स, वो तो ऑब्वियस बात हो गई कि इंस्ट्रक्शन में जो हो, लेकिन इसको थोड़ा देखेंगे तो सही। हम कहेंगे, देखें सर, आउट ऑफ एसिड, और चाहे बेस हो चाहे अल्कीली हो, द वन whose concentration concentration we want to find, ठीक है? Out of acid or base, the one whose concentration we want to find, comma, is being added in burette, जिसकी concentration मुझे फाइंड करनी होगी ना। जैसे कि देखें, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ बेटा मुझे एसिड की concentration फाइंड करनी है, तो मैं उसको ब्यूरेट में ऐड करूंगा, बिकॉज हमेशा होता क्या है कि आपके पास ना एसिड और बेस में से ना, एसिड और बेस में से ना, एक की concentration, किसी वन की concentration बेसिकली आपके पास नोन होती है, और किसी एक की concentration आपको जो है ना फाइंड करनी होती है। तो जिसकी concentration फाइंड करनी होगी, ठीक है, यू नो, द वन हुज concentration वी वांट टू फाइंड इज बीइंग एडेड इन ब्यूरेट, उसको मैं कहाँ डाल दूंगा? ब्यूरेट में ऐड कर दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? क्लियर है? Yes. ठीक है जी। जिसकी भी concentration फाइंड करनी होगी उसको मैं ब्यूरेट में ऐड कर दूंगा। और दूसरी बात ऐसी है कि देखें, आपके पास ना कुछ बातें और हैं। आप जिस भी चीज को ब्यूरेट में ऐड करेंगे ना, जिस भी चीज को आपने ब्यूरेट में ऐड करना है, कोई भी चीज हो, जैसे कि आप एसिड को ऐड कर रहे हैं या बेस को ऐड कर रहे हैं, जो चीज ब्यूरेट में ऐड होगी उसका नाम होगा टाइट्रेंट, ठीक है? और जो चीज बेटा कॉनिकल फ्लास्क में ऐड होती है उसका नाम होता है एनालाइट। ये बात ना सबको बिल्कुल हिफ्स जैसे याद हो, मतलब कि व्हाट इज एनालाइट, व्हाट इज टाइट्रेंट, ठीक है? जिस भी चीज को मैं ब्यूरेट में ऐड करूंगा, टाई जिस भी चीज को टाइट्रेंट जिस भी चीज को मुझे ब्यूरेट में ऐड करना है वो मेरा टाइट्रेंट, जिसको मैं कॉनिकल क्लास में ऐड करूंगा वो मेरा एनालाइट हो जाएगा, ठीक है? कोई टेंशन, कोई परेशानी? अब जैसे लेट्स से मैंने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करनी थी, मैंने एसिड को यहाँ पे ऐड कर दिया, और मैंने यहाँ पे ना, और हमेशा आप ना कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, अब आप करते क्या है, जैसे कि लेट्स से मेरे पास दोनों बीकर्स थे, और दो बीकर से, एक में एसिड था एक में एल्कली था, उन्होंने मुझे बोला जो एल्कली है, ठीक है? अच्छा देखें गाइस, मैं ये पूरी कहानी लिखवा नहीं रहा कि प्रोसेस क्या होता है, ऑफ कोर्स वो भी पेपर 3 करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता भी चल जाएगा, लेकिन लेट्स से मेरी बस, मैं बस कहानी बता रहा हूँ, सुन लें। उन्होंने आपको बोला कि यू नो यू गाइस हैव a beaker of acid and a beaker of a base, एंड आपको एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी, एंड बेस की कंसंट्रेशन नोन थी आपको। तो आपने पिपेट से बेस के 25 cm क्यूब को निकाला, उसको उठा के डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क में, और इसकी कंसंट्रेशन नोन है। फिर आप यहाँ से एसिड के ड्रॉप्स डालते रहेंगे, इंडिकेटर डालेंगे, जैसे ही कलर चेंज नजर आएगा आप बोलेंगे चलो भाई काम खत्म, और एसिड के आपको जो है ना वॉल्यूम पता चल जाएगा। फिर आपके पास देखो, बेस की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से बेस के मोल्स मिलते हैं, और बेस के मोल्स से एसिड के मोल्स पता चलते हैं, एसिड के मोल्स और एसिड के वॉल्यूम से एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकलती है। तो ये पूरी कहानी होती है, ठीक है? क्या मैं इसको छोटा से कुछ चंक्स में लिखवाऊं कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड चल के आ रहा होता है, या ओके आगे चलें, या आप लोग पेपर 3 में कर लेंगे? It's fine, आगे चलिए। आगे चलें, ओके जी, ग्रेट। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास, यहाँ पे आपको दो वर्ड्स नजर आएंगे, ठीक है? दो वर्ड्स नजर आएंगे, एक वर्ड नजर आएगा एंड पॉइंट, ठीक है? अब ना एंड पॉइंट बेसिकली क्या होता है, वी से दैट यू नो
it is the point in titration when when indicator shows color change. जब आपको इंडिकेटर एक कलर चेंज शो करेगा ना, तो दैट पॉइंट इज बेसिकली नोन एज माय एंड पॉइंट. वो मेरे पास क्या कहलाता है? एंड पॉइंट कहलाता है. अब यहाँ पे ना एक और कंफ्यूजन आ जाती है, बिकॉज एक और वर्ड भी मार्केट में चल रहा है. उस वर्ड का नाम होता है इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या पता मुझे आती हो ना आती हो, अल्लाह को पता है. इक्विवेलेंस, या नेवर माइंड. इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? अब ना इक्विवेलेंस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके काफी कंफ्यूजन है. उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं. तो देखें, इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं द पॉइंट वेयर केमिकली न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट. जब जहां केमिकली न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाए. ठीक है, मतलब कि सर ऐसा पॉइंट जहां मोल्स ऑफ एसिड एंड मोल्स ऑफ बेस आपके बराबर हो जाते हैं. जब मोल्स ऑफ एसिड और बेस बराबर हो जाते हैं, वो पॉइंट बेटा कहलाता है इक्विवेलेंस पॉइंट. अब जब आपने समझो, आपने इस टैप को ओपन करा, एसिड के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, आप उसको शेक करे जा रहे हो. एक पॉइंट आएगा कि आपके पास मोल्स ऑफ एसिड एंड मोल्स ऑफ बेस जो है ना बराबर हो जाएंगे. बट मुझे बताएं, क्या उस पॉइंट पे, जब आपके पास मोल्स ऑफ एसिड एंड मोल्स ऑफ बेस बराबर हो जाएंगे, क्या आपको उस पॉइंट पे कलर चेंज नजर आएगा क्या? यस और नो? मैं यहाँ से ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल रहा हूँ, जब मेरे पास मोल्स ऑफ एसिड और मोल्स ऑफ बेस बराबर हो गए, तो क्या मुझे उस पॉइंट पे कलर चेंज नजर आएगा? Yes. Yes. नहीं, उस पॉइंट पे नजर नहीं आएगा. उससे एक आध ड्रॉप के बाद नजर आएगा. यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है. देखिए, एंड पॉइंट ना थोड़ा सा आगे होता है. मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं ना, मेरी बात को समझिएगा. उमर, हसन, आप लोग को बात कुछ समझ आ रही है? जी. जी सर. तो देखें, इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो मैं कहता हूँ कि देखो, इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर एग्जांपल है, तो पता है क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं एंड पॉइंट की बात करता हूँ, तो एंड पॉइंट हो जाएगा 25.20 cm3, और इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा 25 cm3. अब देखें, जब मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस बराबर होंगे ना, तब तो बेटा कलर चेंज नहीं आएगा आपके पास. लेकिन जैसे ही आप एक ड्रॉप ऊपर ऐड करोगे, तो फिर फौरन से आपको जो है ना बेसिकली एसिडिक कलर नजर आना शुरू हो जाएगा. अब जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपने इंडिकेटर ऐड करा, यहाँ पे बेटा आपने बेस ऐड करा हुआ. ओके, अब यहाँ पे ना जब आप एसिड के ड्रॉप डालोगे, कलर चेंज नजर नहीं आएगा. जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब भी कलर चेंज नजर नहीं आएगा. तब भी कलर चेंज नहीं नजर आएगा. लेकिन जैसे ही एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप डलेगा ना एसिड का, उसके बाद ठक करके आपको कलर चेंज नजर आएगा. आप बात समझ रहे हैं? जैसे ही मैं एक एडिशनल ड्रॉप ऐड करूंगा, तो आपके पास फौरन से कलर चेंज नजर आएगा, फिर आपको एसिड का कलर नजर आएगा. ओके जी, कोई टेंशन, कोई परेशानी? तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट का ये सीन होता है. आप लोगों ने इस पे इतनी टेंशन नहीं लेनी. हमारा एग्जामिनर हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें इतनी बारीक में भी बात पता हो. वो अक्सर इक्विवेलेंस पॉइंट को एंड पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट कह के चला रहे होते हैं, तो हम भी उनको इतना ही चलाएंगे, कोई इतनी टेंशन लेंगे नहीं. ठीक है जी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? क्लियर है? सबको बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर. ओके जी. जी. अब ना मैं कुछ आप लोग को चीजें लिखवा रहा हूँ. सबसे पहले ना, देखिए, अब मेरी बात समझे. ये जो चैप्टर है ना, ये जो पार्ट है, सॉरी, टाइटेशन कर्व्स का, ये बेटा A2 का पार्ट था. और A2 में जो है ना, हम बेसिकली तीन एक्सप्रेशंस हैं. वो तीन एक्सप्रेशन मैं अभी आपके सामने लिखूंगा. उन तीन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए और थोड़ी सी और नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए टाइटेशन कर्व्स को ड्रॉ किया करते थे. अब इन अक्लमंदों ने पता है क्या करा है? इन्होंने ना टाइटेशन कर्व्स वाले टॉपिक को A2 से उठा के AS में ले आए, और उन एक्सप्रेशंस को भी A2 में रहने दिया. अब विदाउट हैविंग दोस एक्सप्रेशंस, अगर एक स्टूडेंट को उस एक्सप्रेशन की नॉलेज नहीं होगी ना, तो वो स्टूडेंट जो है ना टाइटेशन कर्व्स के इनिशियल, और मतलब कि मैंने किस पीएच से स्टार्ट करना है, किस पीएच पे एंड करना है, ये बात बच्चे को निकाल ही नहीं सकता. वो कैलकुलेट नहीं कर सकता. उसको ये बात याद करनी पड़ेगी. आप बात समझ रहे हैं? तो आप लोग को ना मैं कुछ थोड़ा सा पार्ट A2 का, इसमें तीन एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा.
छोटी सी बहुत आसान सी। तो उसका सिर्फ रीजन ये होगा कि देखो जो जनरल ग्राफ होंगे ना, मैं वही बताऊंगा। जो अभी तक एक्सपेक्टेड भी यही है कि आप लोग के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ना जनरल ग्राफ आएंगे। अभी आप लोग को एएस में इसके क्वेश्चन कुछ नहीं दिखेंगे, ठीक है। बट एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह अगर आते हैं तो इसके जनरल ग्राफ्स आएंगे। जनरल ग्राफ्स तो बहुत मजे से हो जाएंगे, ठीक है। वो मैं अभी इंशाल्लाह आपको ऐसे सिखाऊंगा कि वो बहुत मजे से हो जाएंगे। लेकिन कहीं कैलकुलेशन बेस का कोई कहानी आई ना, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। ये बेसिकली बेटा आपके एडिक्सल बोर्ड का है, या आप लोग के बोर्ड का नहीं है। लेकिन क्योंकि एडिक्शन में भी यही हुआ था कि कुछ 2017 या 18 के स्पेक चेंज के बाद ना उन्होंने टाइटेशन कर्व्स को जो है ना यूनिट 2 में ले आए थे, तो फिर वहां भी बच्चों ने इस चीज को फेस किया था। तो वहीं से मैंने एक अच्छा क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, जस्ट इन केस कि अगर ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। वरना तो बाकी सारा चिल सीन है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उनको हम लोगों ने याद करना है। सबसे पहली बात सर, मतलब ये आप लोग को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात सर कि देखिए, मेरा जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, उसका जो पीएच होगा, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच को 1 लेना है। ओके। सिमिलरली आपने जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके पीएच को, और वीक एसिड और वीक बेस के पीएच, ये कुछ चीजें आप लोग को याद करनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 1 है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होगी मेरे पास, या स्ट्रॉन्ग एल्किली कह लो, उसका जो पीएच होगा दैट्स गोना बी लाइक 13। एंड जो मेरे पास वीक एसिड होगा, वीक एसिड का पीएच आप लगा लो 3 हो जाएगा। और वीक एल्किली का या वीक बेस का, उसका पीएच आप लगा लें 11। ये आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना, अम, एक और रेंज है, वो भी देख लेते हैं। ये कुछ रेंजेस वाली चीजें ये थोड़ी बहुत याद होंगी ना, तो इंशाल्लाह हमें मतलब 2 सेकंड में ग्राफ्स हो जाएंगे। एक छोटी सी और बात है, मैं उसको ना कॉपी ही कर ले आता हूँ ऊपर से, बिकॉज आई विश कि मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर कर रहा था। जब भी आपके पास ये वाले क्वेश्चन होंगे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसमें एक वर्टिकल रेंज बनेगी। वर्टिकल रेंज क्या होती है उस पर भी आते हैं, टेंशन नहीं लें। यार वाह अकबर, कहाँ गया? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली का केस होगा उसमें वर्टिकल रेंज ये बनेगी। ये आपके पास वर्टिकल रेंजेस हैं। वर्टिकल रेंजेस क्या होती हैं अभी ग्राफ पे दिखाता हूँ, सब समझ आ जाएगा। वर्टिकल रेंजेस, वर्टिकल रेंजेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की 4 to 10 होंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल्कली की 5.5 to 6.5 होगी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली की ये होगी। वीक एसिड एंड वीक एल्कली की ये हमारे पास वर्टिकल रेंज होगी। ओके जी। तो ये हमारे पास पूरी कहानी होगी। और साथ साथ एक छोटी सी बात अगर मैं और ऐड ऑन करूँ, तो वो ये होगा कि देखें, आपको ना जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो भी याद करने पड़ेंगे। जो आपके पास पहला वाला केस होगा ना, उसकी अगर मैं इसको दिखाऊं ना, क्या इसके साथ ही लिख देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की वर्टिकल रेंज ये होगी, और उसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पॉइंट जो होगा वो बेसिकली पीएच 7 पे होगा। ये भी बाय द वे पीएच वैल्यूज है, ओके। सिमिलरली मुझे बताया, मेरी कुछ बातें समझ आ रही हैं? सब अभी ऊपर जा रही है, बाउंसर जा रही है सारी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा? मजा आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली, जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा और वीक एल्कली वाला केस होगा ना, तो उसकी आपके पास जो रेंज बनेगी दैट्स गोना बी 5.5। एंड जो लास्ट वाला केस है
दिस वन। जब आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कीली होगा तो उसकी जो पीएच रेंज होगी दैट्स गोना बी 11, और जो वीक एसिड और वीक एल्कीली है उसकी पीएच रेंज सेम होगी, मतलब इसकी इक्विवेलेंस पॉइंट सेम होगा। ठीक है, ये कुछ डेटा है रफली जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सर ये क्या चीजें हैं। अब इनको इस्तेमाल करके ही ना ग्राफ बनाते हैं। ओके, इनको इस्तेमाल करके ही ना पीएच ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं रफ आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ कि ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ग्राफ मैं बना रहा हूँ बेटा, नंबर ए, दिस इज gonna be strong acid plus strong alkali। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली का होगा। अब मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे पहले लिखा होता है ना यहाँ पे, वो बेसिकली आपका होता है एनालाइट। एनालाइट का क्या मतलब हो गया बेटा, व्हाट इज एनालाइट? जो कॉनिकल फ्लास्क में सबसे बिल्कुल, बताते क्या बात है। और जो बाद में लिखा होगा मेरे पास, वो बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये HCl है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूँ, ये एनालाइट हो गया। और जो दूसरा है ना वो मेरे पास हो जाएगा टाइट्रेंट। अब इसकी एग्जांपल करते हैं, आई एम रिएक्टिंग HCl, आई एम रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड plus sodium hydroxide, and I'm forming sodium chloride plus H2O। ठीक है, मैं इनको रिएक्ट करा रहा हूँ, आई एम रिएक्टिंग HCl plus NaOH and I'm forming NaCl and H2O। मैं इनको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैंने पहले एसिड को मेंशन करा हुआ है, तो एसिड इज गोना बी माय एनालाइट एंड NaOH इज गोना बी माय टाइट्रेंट। ठीक है, अब हम जल्दी से ना कुछ और डिटेल जिसके अंदर आएंगी ही आएंगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रूम छोड़ूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ कुछ आप लोग को बातें बतानी है। बट यह है कि मैं इसका पीएच कर्व नीचे बना रहा हूँ। पीएच कर्व में आपने हमेशा जो सीन रखना है, बेसिकली यहाँ पे ये मेरे पास आ गया पीएच, एंड आपने एक्स एक्सिस पे लेना है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, पीएच की मार्किंग कर लेते हैं। देखें ये 1 2 3 4 5 6 7, नहीं छोटा बनना है, थोड़ी और बड़ी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये 7 आ गया है ना, 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 15 का कोई सीन नहीं है। अब मुझे बताएं, आप आपके पास एनालाइट HCl है, राइट, ऐसा ही है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुन के बताएं, एक मिनट के। ये मेरे पास क्या है, HCl है, ये एनालाइट है, मतलब कॉनिकल फ्लास्क में HCl होगा। तो मुझे बताओ, मुझे HCl से ही स्टार्ट करना चाहिए ना। मेरे पास इनिशियल पीएच तो HCl का है, इजंट इट। मैं अभी टाइट्रेंट जो NaOH है उसको तो ऐड कर रहा हूँ, बट मेरे पास एनालाइट HCl है, तो मैं पीएच HCl का ही लूंगा, इजंट इट। यस और नो? यस। हैं। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग आपने एसिड। फौरन से आएंगे बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 1 बताया था, शाबाश, चलें इधर आते हैं सर। स्ट्रॉन्ग एसिड का pH 1 बताया था, ये देखें, ये pH 1 पे मार्क कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो कुछ एडिशनल थोड़ी सी डिटेल्स हैं वो ये है कि इन्होंने आपको ना दो चीजें कुछ प्रोवाइड की हुई हैं। कुछ चीजें प्रोवाइड की हुई हैं, जैसे कि इन्होंने आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl बताया हुआ है, और विच इज 0.1 मोल्स पर DM³ एंड वॉल्यूम बताया हुआ है विच इज 25 cm³। ठीक है, एंड जो आपके पास वो है ना NaOH, उसका भी उन्होंने यही बताया हुआ है। लेट्स से
अगर आपको बेसिकली इसका वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होता, देन यू वुड हैव यूज्ड दिस फार्मूला C1P1 इक्वल्स टू C2V2। तो फिर आप उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, एनीवेज अभी तो मुझे उन्होंने बताया हुआ था। इसका मतलब पता है क्या है कि मेरे पास 25 cm³ तक मैंने ना ब्यूरेट को ऐड करा हुआ है, मतलब मैंने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करा हुआ है, और 25 cm³ भी मैं ब्यूरेट से ऐड करूंगा। ओके, अब जरा सीन समझें। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जल्दी से इधर आते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है? strong base. तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आपने स्ट्रॉन्ग एल्कली की जो वर्टिकल रेंज बताई थी वो 4 to 10 pH की थी। मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको ड्रॉ करना शुरू करूंगा, एंड इधर अराउंड 25 cm³ के मार्क पे, जो कि मेरे पास pH 1 2 3 4, pH 4 तक का मैं यू ग्राफ बना दूंगा। मुझे बताएं बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? Yes. दिस इज माय pH 4। ओके, जी एंड 4 से लेके 10 तक की ना मेरे पास एक ये आ गई वर्टिकल रेंज। अल्लाह अल्लाह खैर चलो, ठीक है। और आप मुझे बताएं, ये NaOH वीक एल्कली स्ट्रॉन्ग एल्कली का मैंने आपको क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग Fine. एल्कली का मैंने 13 बताया था, 13 pH, राइट? तो मैं इसको यहाँ से उठा के 13 पे ले जाऊंगा। अब देखिए मेरी बात सुनो, ये 25 है, ये भी 25 है, राइट? तो आपके पास ओवरऑल का जो मार्क लगेगा दैट इज गोना बी ऑन 50, एंड वो फिर आपके पास बेसिकली ऐसा आ जाएगा, लाइक यू नो आई एम गोना से वो यूं आया पॉइंट इधर, तो ये पीएच का, ये आपका पीएच कर्व बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली का। आपने इसके वॉल्यूम से स्टार्ट किया, इसके वॉल्यूम पे एंड किया, अल्लाह अल्लाह खैर सला। 1 से शुरू किया, 4 से 10 की वर्टिकल रेंज, एंड 10 से लेके 13 तक आप यहाँ पहुंच गए। मुझे बताएं, ये आप लोग को बात समझ आ रही है? यस और नो? यस। जी. ठीक है, आरफा एंड उमर एंड हसन, बेटा आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. आरफा आपको जी क्लियर है सर। बेटा? कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? ओके, एनीवेज आई होप सो क्लियर हो। तो अब ना यहाँ पे मेरे पास ये वाला केस हुआ, राइट? अब अगर यही क्वेश्चन मेरे पास आता ना, किस केस में, कि आई हैव टू गो फॉर लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक पहले मेरे पास इस तरह लिखा होता, मैं बताता हूँ। केस ए ये रहा, हम बनाते हैं इस तरह। पहले हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, अब ऐसा करते हैं पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली था ना, हाँ। अब बी में ऐसा करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड कर देते हैं। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा हसन? अब मैं स्ट्रॉन्ग एल्कली प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कर रहा हूँ, पहले मैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कली कर रहा था। मैंने बस इनकी प्लेसेस को स्विच कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पहले मेरे पास सर एनालाइट कौन था? पहले इस वाले केस में मेरे पास एनालाइट वाज स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? अभी एनालाइट कौन है? स्ट्रॉन्ग एल्कली है। जी तो अब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? अब जी ग्राफ उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। मार्जिन से। ऐसा ही है, जी एनालाइट सर 14 से स्टार्ट होएगा। 13 13 13, राइट राइट। तो अब आपका यही ग्राफ, इसको करते हैं कॉपी, नीचे लेके आते हैं, और यही ग्राफ बनेगा, लेकिन अब जो है ना इसकी प्लेसेस स्विच हो जाएंगी इस तरह, देखिएगा। 13 से आप शुरू करेंगे ऑल द वे यहाँ, और फिर अब यहाँ से होते 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 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? क्लियर है? Yes. यस। Yes, sir. एंड हमारे पास इस केस में, इन दोनों केस में जो इक्विवेलेंस पॉइंट है बेटा, वो क्या है? pH 7 वाला है, इजंट इट? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? Yes. pH 7 वाला है। तो आई बी लाइक के देखें सर, pH 7 ये रहा मेरा, दिस इज माय इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब कि व्हेन माय मोल्स ऑफ एसिड एंड मोल्स ऑफ एल्कली आर सेम। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे भी बना देंगे। pH 7 ये रहा, एंड दिस इज माय इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल करते हैं जल्दी से। एक और एग्जांपल अब मैं आपसे करा रहा हूँ। अब हम केस बी पे आ रहे हैं, मतलब मैं ना, अच्छा इसको ना केस ए पार्ट 1 कह देता हूँ, ताकि हमारे पास ना 4 ही केस बने।
ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि सर नहीं 5 केसेस थे, हालांकि हैं तो केस वही। मैं इसको पार्ट 1, इसको पार्ट 2 कह रहा हूँ, एंड मैं पार्ट बी पे आ रहा हूँ। पार्ट बी इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, यू नो। पार्ट बी में लेट्स गो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड प्लस वीक एल्कली। बाय द वे अब तो नमाज यार पहले हो गई है, तो अब भी आप लोग लेट ही ज्वाइन करते हैं, ऐसा क्यों यार? अब तो 6-5 तक तो मैं भी घर आ गया था। है हसीब, कब तक घर आते हो नमाज से? सर अब तो जल्दी आ जाते हैं, 6, 6, 5, ज्यादा से ज्यादा 6, 7 हो जाते हैं। तो बस 6-10 तक हम क्लास स्टार्ट कर देंगे कल से, ओके? प्लीज इससे कोई लेट ना करे। मुझे यहाँ पे ठीक है आयशा सर। बताएं, आयशा प्लीज टेल मी, यहाँ टाइट्रेंट कौन है, एनालाइट कौन है? Titrant HCl है। अब आप क्या? ये मेरे पास क्या हो गया? HCl मेरा टाइट्रेंट है। नो 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 बेटा, ये मेरा पहले लिखा हुआ है ना, जो पहले लिखा हुआ था लाइट है। एनालाइट। जो पहले लिखा हुआ होता है वो एनालाइट होता है, ठीक है? उमर, टाइट्रेंट और एनालाइट का डिफरेंस पता है ना आपको? उमर, कैन यू देयर, कैन यू हियर मी, एम ऑडिबल? उमर, माशाल्लाह सब भरपूर सो रहे हैं आज। Okay. अच्छा जी, ये मेरा पूरा एक्सेस है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हो गया है तो। ठीक है, इसको करते हैं छोटा, थोड़ा और छोटा। दिस इज गुड। बल्कि नीचे ले ही जाता हूँ, खैर हो गई, कोई नहीं आता। ऊपर वाले को भी छोटा करते हैं ना। हाँ जी, मुझे बताएं HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? Strong. HCl मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? ठीक है, मैं पहले इसको रहा हूँ। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उमर, HCl का पीएच क्या लेंगे फिर हम? मैंने देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का Uh, पीएच क्या लिखा है, कहाँ गया कहाँ गया? पीएच क्या लिया मैंने, 1 लिया है। और मुझे बताओ जो अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया जो वीक एल्कली है मेरे पास, राइट? वीक बेस है, इजंट इट? यस और नो? G. तो G. उसका पीएच हम क्या लेंगे? आई एम गोना गो फॉर 11। 11, राइट? ठीक है। अभी भी क्योंकि देखिए मेरे पास ना कॉनिकल फ्लास्क में स्ट्रॉन्ग एसिड डला हुआ है, तो मैं स्टार्ट तो बेटा 2 से ही करूंगा, सॉरी 1 से ही करूंगा, ओके? सेकेंडली उन्होंने मुझे यहाँ पे ना इनकी ना इसका वो दिया हुआ था, दिस वाज 0 पॉइंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वाज गिवन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, एंड इसका वॉल्यूम वाज आल्सो गिवन, दैट वाज 25 सीएम क्यूब। इसका उन्होंने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी, बट वॉल्यूम नहीं बताया हुआ था। तो फॉर वॉल्यूम मैंने C1V1 इक्वल्स टू C2V2 से फाइंड कर लिया, एंड दैट वाज आल्सो 25 सीएम क्यूब, ओके? एक मिनट अजान का वेट करेंगे, उसके बाद करेंगे जल्दी से। Yes. अच्छा जी, मैं कह रहा था कि क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आप मुझे बताएं। देखो मैंने ना स्ट्रॉन्ग एसिड से, मेरा एनालाइट एसिड है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके? सो मेरा जो स्टार्टिंग पीएच है वो तो 2 हो गया, ओके? अब ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एल के लिए, इसकी वर्टिकल रेंज जल्दी से आके देखते हैं। देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल के लिए की वर्टिकल रेंज क्या है? 5.5 से 6.5, और वॉल्यूम देखें 25 ही है। आप इधर आएंगे, आपने बोला सर ये 5 है, ये 6 है, 5.5 से 6.5 ये रही, मतलब समझे, 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वर्टिकल रेंज आ गई, एंड ये वी कैलकुली, राइट? वी कैलकुली अमोनिया, वी कैलकुली की पीएच रेंज होती है 11, तो मैं 50 पे लेके जाके इसको 11 ले जाऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन की परेशानी, सबको समझ आ रहा है कैसे बनाना है? यस। और आप लोगों ने इधर आना है, यहाँ पे आपने देखा सर इक्विवेलेंस पॉइंट आपने क्या मार्क करवाया है, 5.5।
और ये 5.5 पे आप आए, आपने बोला सर देखें ये 5 है, ये 5.5 ये रहा, तो ये 5.5 हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है जी, कोई टेंशन कोई परेशानी का मसला क्लियर है? यस। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनेंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम इसका पार्ट सी और पार्ट, मतलब ये जो फोर्थ के थर्ड केस और फोर्थ केस है पहले वो करेंगे, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट कि देखें ये जो मैंने आपको बोला है ना, फॉर द टाइम बिंग आप लोग को याद तो करना पड़ेगा, लेकिन ये जो PH1 निकला है, ये जो PH3 निकला है, 13 निकला है, 11, ये कैसे निकला है, इसके पीछे की कैलकुलेशन है, राइट? तो वो कैलकुलेशन को इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली कल की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह परसों इसके कुछ और क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे। अंडरस्टूड? कोई टेंशन कोई परेशानी? काइंडली इसके नोट्स को गो थ्रू करके रखिएगा, मैंने नोट्स भेजे हुए हैं। एंड या देन सी यू गाइस टुमारो। बाकी 6-10 पे प्लीज सब लोग जो है ना लाजमी ज्वाइन कर लें। ओके जी? ओके। Okay. ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।